जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। रविंद्र, नकुल, ज्ञानेंद्र, हैप्पी, अमित, सिंगम, सवेश, अनिकेत, अंशु, दीपू, रोली, बहुत बहुत थैंक यू प्यारे बच्चे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे बच्चे, दूर से जन्मदिन आप कह रहे हैं, कम से कम यार दावत खाने तो आते, तो जन्मदिन तो तब होता। तो मैं तुम लोगों के नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ अभी, फिलहाल में स्थिति ऐसी है। वेरी गुड। तो भैया सबका स्वागत है इतिहास की इस क्लास में। और प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आपका गुप्त वंश को। और गुप्त वंश में मैंने आपको बताया था कि गुप्त वंश मतलब मौर्यों के बाद में जब मौर्योत्तर काल खत्म हुआ और उसके बाद का जब हम गुप्त वंश को देखते हैं, तो गुप्त वंश की शुरुआत किस तरह से श्रीगुप्त से होते हुए घटोत्कच, फिर आपका प्यारे बच्चे चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 एडी में गद्दी पर बैठा, उसके बाद में हमने देखा समुद्रगुप्त, फिर हमने पढ़ा चंद्रगुप्त द्वितीय को। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में फिर हमने पढ़ा आपका किसको, कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बाद में आज की क्लास हमारी शुरू होती है स्कंद गुप्त से। ठीक है, तो यहां से पढ़ेंगे भैया, यहां से पढ़ेंगे भैया। बहुत ठीक, बहुत बहुत थैंक यू, टू मच थैंक यू, दिल से धन्यवाद। चलो, तो पढ़ेंगे भैया स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त आपका आता है 454 से लेकर के 467 एडी तक। ठीक है, क्या बोलोगे, स्कंद गुप्त नाम है। क्या बोलेंगे, स्कंद गुप्त नाम है। ठीक है, 454 से लेकर के 467 एडी पर। किसके बाद में भैया, कुमार गुप्त के बाद में गद्दी पर आए। किसके बाद में, कुमार गुप्त के बाद में। इसके समय पर हूणों का आक्रमण हुआ। और जो ये हूण है, जो मंगोलियन जाति थी, कहाँ से, लगभग मिड एशिया से आए। हूणों का आक्रमण हुआ है 458 एडी में, 458 एडी में, 458 एडी में हूणों का आक्रमण हुआ। और हूणों का जो ये आक्रमण हुआ, तो कोई ना कोई तो नेता रहा होगा। तो हूणों का जो नेतृत्व करता था वह तोरमान था। कहाँ से आई, ये भी मिड एशिया से आने वाली एक मंगोलियन जाति है। भैया टू मच थैंक यू, थैंक यू। सुदर्शन झील का पूर्ण जीर्णोद्धार किसने करवाया, स्कंदगुप्त ने। याद करो, सुदर्शन झील मैंने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आपका पुष्यगुप्त ने करवाया, तो साप्स ने नहरें निकलवाई। और जो रुद्रदामन था शक शासक, उसने जीर्णोद्धार कराया। लेकिन पुनः जीर्णोद्धार किसने कराया था, रिवाइव्ड अगेन, तो वो हमारे गुप्त वंश के कौन थे, स्कंदगुप्त थे। ठीक है, गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए। अभी मैं तुमको हैप्पी बर्थडे की स्पीड दिखा दूं तो तुम घबरा जाओगे, वो कुछ ज्यादा तेज चल रहे हैं। और मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ तुम सच में हैप्पी बर्थडे लिख रहे हो या कुछ और लिख रहे हो, बीच में कोई कुछ और ना लिख के भाग जाए। आ गया। तो गुप्त वंश में प्यारे बच्चे कुल कितने शासक हुए, कुल 24 शासक हुए हैं। गुप्त कुषाणों के सामंत थे, ये मैंने आपको बात बताई। ठीक है, मु- सामंत का क्या मतलब होता था कि भाई जो रूलर था, जो राजा था, वो जगह जगह अपने छोटे 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 क्या साम्राज्य को बांट के रखता था सामंतों में, जिसको आप मंत्री भी कह सकते हैं। अंतिम शासक कौन है, ये विष्णुगुप्त है। क्या बोलेंगे, ये कुमारगुप्त। तो स्कंदगुप्त, इसके समय हूणों का आक्रमण हुआ, लेकिन हूण इसमें असफल रहे। हूण भारत की राजनीति पर या भारत की उस समय की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। और ये आक्रमण कब हुआ, 458 एडी में हुआ। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार कराया। गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। और अंतिम शासक विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त तृतीय है। ठीक है, ये एक ही नाम है, विष्णुगुप्त को ही हम कुमारगुप्त तृतीय के नाम से जानते हैं। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं प्यारे बच्चे स्कंदगुप्त के बारे में। और अंतिम शासक कौन है, विष्णुगुप्त है। अब आते हैं हम गुप्त वंश की अर्थव्यवस्था को लेकर के। गुप्त वंश की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें प्यारे बच्चे जो भू राजस्व था, भू राजस्व समझते हैं आप, भाई राजा थे तो जमीन तो किसान करते थे भैया जी। तो जो जमीन थी, किसानों से उसके उपज का जो टोटल पैदावार होती थी, उसका 1/6 ले लिया जाता था। क्यों भैया, ये क्यों लेते थे, ये तो बड़े अत्याचारी थे। नहीं प्यारे बच्चे, ये नगर की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, सेना के लिए, ये सारी चीजें जरूरत थी। ठीक है, नहीं तो आक्रमणकारी आते और इनको रौंद करके चले जाते। तो इनका कर्तव्य था कि भाई अपने राजा को मजबूत बनाए। इसीलिए आप देखेंगे इतिहास में कई जगह आपका रेवेन्यू राजस्व लिया जाएगा।
राजस्व लिया जाएगा। बिना जुती हुई खेती या बिना जुती हुई जो भूमि थी, तो यानी जिस भूमि पर जोत होती थी उससे तो उपज का 1/6 लेते थे। लेकिन बिना जुती हुई भूमि जिस पर कुछ पैदा नहीं होता था, वहां से प्यारे बच्चे कुछ नहीं लेते थे। उसको बोलते थे भूमि को अपरहत। समझते हो ना, जो बर्जल बंजर भूमि होती है, इनफर्टाइल, जिस पर खेती नहीं होती, तो उससे टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है। किसी की भी अगर जमीन ऐसी होती थी कि उस पर फसल नहीं है, तो उसको अपहृत कहते थे और उस पर कोई लगान ये नहीं लेते थे, कोई रेवेन्यू नहीं लेते थे। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत थैंक यू। बड़ा मैं अगर जितना थैंक यू तुमसे बोलूँ ना उतना कम है। और सुबह मतलब ऐसे ही आपका अंकित भैया का मैसेज आया हमारे वर्किंग स्टाफ में, जिसमें हम सारे लोग हैं। उन्होंने बोला कि मतलब नवीन के लिए कुछ शब्द हैं, और उन्होंने बोला कि आप मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी जो एकदम भावभीनीपूर्ण, जिनको हम कहते हैं, जिनको आपको पढ़ के आंसू आ जाए। तो मेरे दोस्त, मैं तो एक मतलब साधारण सा इंसान, और मुझे विशेष बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर जाता है तो वो अंकित भैया का, प्लस में हमारी सारी टीम, है ना, जिन्होंने कोऑपरेट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प की, और आप लोग, आप लोगों के बगैर तो कुछ था ही नहीं। तो मतलब टू मच थैंक यू है, और मैं हमेशा ऋणी रहूँगा आप सब लोगों का। और मैं हमेशा प्यारे बच्चे, जो कुछ मुझसे किया जाएगा, जितना कुछ संभव होगा और आपके लिए जो जरूरी है, मैं वो हमेशा करता रहूँ। ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था, इसको बोलते हैं हम कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनके यहाँ। देखना ध्यान से, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर हम करें, तो एक था दंड पासिक। क्या था? दंड पाशिक। भैया दंड पासिक क्या है? ये पोस्ट के नाम है। जैसे आज सब इंस्पेक्टर होता है पुलिस में, आज पुलिस में आपके सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी होते हैं। ठीक है। तो ये कौन था? दंड पासिक था पुलिस प्रमुख। जैसे आज कमिश्नर होता है, तो ये कमिश्नर पोस्ट है, दंड पाशिक। ठीक है, गुप्त वंश में। तो प्रश्न पूछा जाता है, जो पुलिस विभाग का प्रमुख था गुप्त वंश में, वो पद का क्या नाम था? तो क्या नाम था? आप कहेंगे भैया दंड पाशिक। विदेशी नीति, आज जैसे विदेश मंत्री होता है ना, तो विदेशी नीति के लिए था महासंदिग्ध विग्रह, जिसको कई बार महासंघिक विग्रह भी हम कहते हैं। महादंड नायक था, जो जज होते हैं आज के हमारे, जैसे आप बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? महादंड नायक। महादंड नायक क्या था? ये कौन से डिपार्टमेंट का हेड था? जस्टिस डिपार्टमेंट का हेड था। ठीक है, आगे आएंगे। अग्रहारिक कौन था? ये दान विभाग का प्रमुख था। अग्रहारिक, जो दान देते थे राजा, उस दान विभाग का जो प्रमुख था, वो कौन था प्यारे बच्चे? वो अग्रहारिक था। बहुत बढ़िया। भैया भाबिन क्या दिया ये बता दो। भाबिन दिया भैया एक फोटो, फ्रेम करवा के, बहुत बड़ा। इतना बड़ा, नीचे से जमीन से लेकर के इतना बड़ा, मेरे बराबर का। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई। अगर हम कर की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भट्ट कर। क्या बोलते हैं? इसको हम प्यारे बच्चे भट्ट कर कहते हैं। भैया जी आज स्क्रीन स्क्रीन थोड़ा नीचे करके पढ़ा दो, कर दो भाई कैमरा आज, थोड़ा सा लाइट कर सकते हो तुम? लेकिन क्या ये बोर्ड पे दिखना चाहिए साफ साफ। बहुत बढ़िया। तो क्या बोला मैंने? अब आते हैं हम किस पर? टैक्स पर। तो इस समय टैक्स कौन से लिए जाते थे? तो टैक्स लिए जाते थे प्यारे बच्चे, एक तो भट्ट कर लिया जाता था। कौन सा? भट्ट कर, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको पुलिस कर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? अब ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम पुलिस कर बोलते थे। यानी कि जो पुलिस आपका जो प्रशासन था, पुलिस जो प्रशासन था, उसके लिए प्यारे बच्चे क्या लिया जाता था? भट्ट कर लिया जाता था। ठीक है, देखेंगे एक बार फोन में साफ साफ दिख रहा होगा। तो क्या बोलेंगे? भट्ट कर यानी पुलिस कर लिया जाता था। और एक था चाट कर, यानी लुटेरों पर जो कर था। क्या बोलेंगे? लुटेरे पर जो कर था। कोई दिक्कत नहीं भैया जी, मेरा सपना यूपीएससी है, लेकिन मुझे जीडी देना पड़ रहा है। कोई नहीं प्यारे बच्चे, सफलता की ये सीढ़ी होती है, जो हमको क्या है, धीरे धीरे तय करनी चाहिए। देखो, यूपीएससी के लिए सीधी सी बात है कि आपको एक खर्चा भी करना होता है। अगर हम सच्चाई पर आए, तो अभी आपके पास शायद नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे? तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमको स्टेप टू स्टेप प्यारे बच्चे चलना होगा। ठीक है,
कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई, आगे आएंगे। तो टैक्स के बाद में प्यारे बच्चे बात आती है फिर, ये हमारे मंदिर हैं, इसको जूम कर दो भैया थोड़ा, ये दिखेगा नहीं। वापस वहीं पे कर दो कैमरा, वापस वहीं पे कर देंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं मंदिर की बात करता हूं, अगर हम मंदिर की बात करते हैं, तो मंदिर के लिए मैंने आपको बोला था कि जो हमारा ये गुप्त काल है, इसको क्या बोलते थे हम? गुप्त जो पीरियड था, इसको हम प्यारे बच्चे कहते थे आपका, क्या बोलते थे हम इसको? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, इसको कहा गया गोल्डन एरा। तो गोल्डन एरा मैंने आपको बताया, एक तो इतने इंटेलिजेंट लोग इसमें आए, इतने महत्वपूर्ण लोग, इतने इंटेलिजेंट लोग इसमें आए, इसलिए कहा गया। और दूसरी चीज क्या थी? दूसरी थी वहां पर जो स्ट्रक्चर हुआ मंदिरों का, इतने महत्वपूर्ण मंदिर यहां पर बनाए गए, ध्यान से देख ले, ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक तो बना प्यारे बच्चे तिगवा विष्णु मंदिर। तिगवा विष्णु मंदिर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमरा शिव मंदिर भगवान शिव जी के लिए है। इनके लिए है, भगवान शिव जी के लिए है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये झांसी में है। कहाँ पर? आपका उत्तर प्रदेश में है। एरण विष्णु मंदिर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, सागर में। भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर ये कानपुर में है। तो ये वो प्रमुख स्ट्रक्चर हैं, वो प्रमुख मंदिर हैं जो गुप्त वंश के दौरान बने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे भैया जी? तिगवा का मंदिर हो गया, ठीक है। कह रहे जी हैप्पी बर्थडे कार्डियोलॉजिस्ट भैया। भैया मैंने किसका हृदय रोग दूर कर दिया? आ जाओ, आगे आएंगे। तो तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है, भुमरा शिव मंदिर मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर झांसी में, एरण विष्णु मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और भीतरगांव मंदिर कहाँ है आपका प्यारे बच्चे? कानपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलो, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं किन्होंने बनाई है? गुप्त शासकों ने बनवाई हैं। जैसे ये मंदिर है ना, तो अजंता की गुफाओं में, तो अजंता की गुफाओं की कुल संख्या, जो मंदिर उसमें बने हुए हैं, कलाकृति बनी हुई है, उनकी संख्या 29 है। कितनी है प्यारे बच्चे? 29 है। और अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं बताऊं कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को पूरी दुनिया से जो सांस्कृतिक स्थल हैं, जो कल्चरल साइट हैं, उनको प्यारे बच्चे आपका लिस्टेड करता है और उनको रखता है विश्व विरासत में। ये विरासत है पुराने समय की, है ना, हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको बोलते हैं। तो यूनेस्को, ऐसे ही इंडिया के 40 स्थल हैं, भारत के 40 स्थल किसमें है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तो प्यारे बच्चे उसमें 1983 में क्या बोलेंगे? अजंता की गुफाएं भी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं ये? तो अजंता की गुफाएं अब औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या हो गया? संभाजी नगर। क्या बोलेंगे? संभाजी नगर। संभाजी नगर मध्य, क्या बोलेंगे? औरंगाबाद। क्या बोलोगे? औरंगाबाद संभाजी नगर महाराष्ट्र में। कहाँ पर है आपका? संभाजी नगर महाराष्ट्र में ये स्थित है। एक कह रहा हैप्पी बर्थडे लगातार भेजते रहो, स्माइल कम नहीं होनी चाहिए। नहीं, तुम स्माइल कम होने भी नहीं देते, तुम नहीं होने देते। ये ठीक है। अरे इसकी बात कर रहे हो यार, किसी ने, ये गिफ्ट है, इसको गिफ्ट कहते हैं, गिफ्ट। ये बहुत पुराना गिफ्ट था, और ये मैंने अब से पहले एक बार होली पे पहना, तब पहना मैंने 1 घंटे, और इसको मैं आज पहन रहा हूँ। बड़ा प्यारा गिफ्ट है। तो भैया ऐसे मत बोलो भैया, आप बुलडोजर बाबा जी, योगी बाबा जी जैसे लग रहे हैं। तो ये बड़ा प्यारा गिफ्ट है, फील द गिफ्ट। आ गया, ओके। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे हम गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल का मतलब क्या है? जो गुप्तों के बाद काल आया। इसके बाद आया, जो गुप्तों के बाद में काल आया, वो काल कौन सा है? ठीक है, तो वो काल है आपका थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। कहाँ का? थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, जिसको हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। और ये थानेश्वर जगह कहाँ पड़ती है भैया? तो याद रख लेना, थानेश्वर है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। और इसके जो संस्थापक थे वो पुष्य भूति थे। कौन थे? पुष्य भूति। इसके थानेश्वर वंश के संस्थापक, ठीक है।
और ध्यान से देखना, एक था मोखरी वंश। मोखरी वंश कहाँ था आपका प्यारे बच्चे? ये उत्तर प्रदेश का है। इसके शासक थे अवंती वर्मन, और अवंती वर्मन के सामंत थे, यानी अवंती वर्मन के मंत्री थे कौन? आपका पुष्यभूति। समझ रहे हैं? ये कहाँ है पुष्यभूति? ये हरियाणा में है। लेकिन ये मंत्री किसके हैं, किसके अधीन है ये? जो मोखरी वंश है उत्तर प्रदेश का, कन्नौज वाले क्षेत्र का। कौन से क्षेत्र का? कन्नौज वाले क्षेत्र का। तो उस कन्नौज वाले क्षेत्र में मोखरी वंश था, और मोखरी वंश के शासक हैं अवंती वर्मन। ध्यान से देखना, तो यहां तो हो गया हरियाणा, और ये कन्नौज वाला क्षेत्र था, इसमें तो अवंती वर्मन थे। और अवंती वर्मन के अधीन कौन थे? ये थानेश्वर के शासक थे। ठीक है, आगे। अच्छा, पुष्यभूति के जो पुत्र हुए इसी वंश में हुए, प्रभाकर वर्धन। कौन हुए? प्रभाकर वर्धन हुए। ठीक है जी। और प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र का नाम है राज्यवर्धन, और प्यारे बच्चे पुत्री का नाम है राज्यश्री। पुत्री का नाम है राज्यश्री। कुछ एरर हो सकती है, मैं आज थोड़ा इसको देख नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि रात क्या हुआ, मैं घर गया और स्टूडियो से ये बच्चे लगातार घर पहुंचते रहे। कोई 12:30 बजे जा रहा है, कोई 1 बजे, कोई 1:30 बजे, कोई 2 बजे। इन्होंने रात को मुझे जगा के रखा है। अदरवाइज मैं ये चीजें करेक्ट कर लेता हूँ। ऐसी छोटी छोटी कोई एरर है उसके लिए माफ करना। प्रभाकर वर्धन तो क्या बोलेंगे? राज्यवर्धन इसके बड़े बेटे थे, राज्यश्री इसकी बेटी है, और हर्षवर्धन कौन है? ये छोटा पुत्र है। किसके बेटे हैं ये? एक वंश है, अभी रिलेट करेंगे सब कुछ। तो यहां पर आप देखोगे प्यारे बच्चे कि जब गुप्तों का पतन हो गया, किसका हो गया? गुप्तों का जब पतन हो गया, तो गुप्तों के बाद में भारत का जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। अब ये छोटे छोटे हिस्से जो हैं, ये खुद को राजा बनने के लिए बाकी सबसे बेहतर समझते होंगे। तो ऐसा ही छोटा सा वंश है आपका हरियाणा में, थानेश्वर। ठीक है, अब देखना ध्यान से। तो ये क्या है? वर्धन वंश है। किसके सामंत थे? ये मैंने आपको बता दिया। पुष्यभूति के वंश में हुए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे का नाम राज्यवर्धन। ठीक है, और राज्यश्री बेटी का नाम है, और हर्षवर्धन छोटे बेटे का नाम है। गुरुजी आज मेरा भी जन्मदिन है मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, देखना भाई ध्यान। कोई दिक्कत इस बात में? प्रभाकर वर्धन ने राज्यश्री की शादी अवंती वर्मन, जिनके ये सामंत थे, अवंती वर्मन के पुत्र गृहवर्मन से कर दी। समझ रहे? जिनके ये सामंत थे थानेश्वर वाले, तो इन्होंने कहा राजा जी हमारी बेटी की शादी अपने यहाँ कर लो। तो अवंती वर्मन ने कहा अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने अपनी क्या कर ली? बेटी की शादी अपने पुत्र गृहवर्मन से कर ली। गृहवर्मन कौन है? अवंती वर्मन का बेटा। यानी बेटी कहाँ चली गई? बेटी चली गई उत्तर प्रदेश, हरियाणा से कन्नौज। क्या बोलते हैं? हरियाणा से कन्नौज। और कन्नौज की स्थिति मैं तुम्हें बताऊं, इस कन्नौज के लिए हिंदुस्तान में प्यारे बच्चे बहुत संघर्ष हुआ है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण का मार्ग और पूर्व से पश्चिम का मार्ग, ये जो निकलते थे ना मार्ग, ये सब कन्नौज से होकर के जाते थे। कहां से? कन्नौज इनका सेंटर था। इधर चाहे आपका मथुरा हो, मथुरा के लिए मार्ग यहाँ से, कांची जो बहुत प्रमुख नगर था उस समय दक्षिण का व्यापार के लिए, तो सारे मार्ग कहाँ से निकलते थे? ये कन्नौज से होके गुजरते थे। क्योंकि मौर्य वंश के समय एक उत्तरापथ, एक सड़क बनाई गई जो पश्चिमी और पूर्वी भारत को जोड़ती थी। पश्चिमी और पूर्वी भारत को जोड़ने वाली एक सड़क बनाई गई थी मौर्य काल में, उत्तरापथ। तो कहते थे इस पर जिसका अधिकार हो जाए, इस कन्नौज को जो अपने काबू में ले ले, वो सबसे शानदार। तो इस कन्नौज के लिए बड़ी होड़ मचेगी, और कन्नौज के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा कितना। एक बच्चा कह रहा है सामंत क्या होता है? सामंत प्यारे बच्चे सहयोगी को बोलते हैं, मंत्री जो लोग होते हैं। हम कन्नौज से हैं भैया मेरे दोस्त, लव यू। आगे आएंगे। महेंद्र कह रहे हैप्पी बर्थडे मेरी जान, लव यू टू मेरे भाई। लव यू टू मेरी जान। आ जाओ। अब देखना ध्यान से, तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी? गृहवर्मन से कर दी। ठीक है, बोलेंगे भैया अंकित भाटी सर ने जो लाइन बोली उसको लाइव दिखाओ। नहीं लाइव नहीं, मैं पढ़ के बता सकता हूँ, ये लो। अच्छा है, तो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ।
उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है हम्म, उन्होंने बोला है नवीन शर्मा के जन्मदिन पर मेरे दिल से निकले कुछ विशेष शब्द। रोजगार विद अंकित को RWA, रोजगार विद ऑल बनाने में विशेष योगदान रखने वाले। RWA पर मेरे विषय को लेकर बच्चों के मन में मुझसे भी बेहतर छाप छोड़ने वाले, लगातार बच्चों के बेहतर रिजल्ट के लिए सोच रखने वाले, RWA को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का सपना देखने वाले। जिन वीडियो को बनाने में मैंने असहज महसूस किया, मेरे कहते ही उस वीडियो को पूरे मन से बनाने का आश्वासन देने वाले। और उसमें कुछ मुद्दे लगे हुए हैं जहाँ पर भैया वो चीज़ें मतलब पुट नहीं कर पाए, तो मुझे वो चीज़ें पुट करनी पड़ी। कभी भी किसी भी सैलरी पर काम करने के लिए संतुष्ट दिखने वाले, और सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे बड़े भाई की तरह हमेशा रेस्पेक्ट देने वाले, और दूसरों से भी यही उम्मीद करने वाले कि मुझे वही रेस्पेक्ट मिले। साथ में RWA के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमेशा देते रहने वाले छोटे भाई नवीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। और फिर और बात है, चलो ठीक है, क्या बोलोगे? तो प्रभाकर वर्धन ने राज्यश्री की शादी अवंती वर्मन के पुत्र गृहवर्मन से कर दी, और शशांक और देवगुप्त ने, ध्यान से देखना, शशांक और देवगुप्त ने मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर राज्यश्री का अपहरण कर लिया। ये क्या बात हुई भैया? ध्यान से समझ भाई। मैंने बताया आपको कि यहां है आपका प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश में, क्या बोलेंगे, कन्नौज हो गया। कन्नौज में किसकी शादी हुई? थानेश्वर से। थानेश्वर का रिश्ता जुड़ा किससे? कन्नौज से। लेकिन कन्नौज इतना महत्वपूर्ण था कि इस पर नजर थी। एक तो मालवा का शासक था यहाँ, यहाँ देवगुप्त का शासन था, ठीक है। और एक गौड़ प्रदेश, गौड़ प्रदेश बोलते हैं बंगाल को, जो आज का पश्चिम बंगाल है। गौड़ क्या था? ये बंगाल था। बंगाल में था शशांक, ये वही शासक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। महात्मा बुद्ध ने जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त किया, जिस वृक्ष के नीचे, वहां पर ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। बोलेंगे भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया गोल्डी भाभी ने क्या कहा है? भैया गोल्डी भाभी कौन है पहले ये बताओ। गोल्डी मेरा नाम है। तुमने मुझे ही भाभी बना दिया है। आगे बोले, तो देखो इनकी गॉड की नजर और इस बंगाल की नजर, बंगाल वाला जो गॉड है, ये गॉड प्रदेश है बंगाल, और जो मध्य प्रदेश है मालवा वाला क्षेत्र, इनकी नजर कहाँ थी? इनकी नजर थी कन्नौज क्षेत्र पर। तो इन लोगों ने क्या किया, अवंती वर्मन जो वहां के शासक होने वाले हैं, अवंती वर्मन की हत्या कर दी। क्या कर दी? अवंती वर्मन की हत्या कर दी। और अवंती वर्मन की हत्या करके प्यारे बच्चे क्या कर दिया, शशांक और देवगुप्त ने मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर राज्यश्री का, सॉरी, गृहवर्मन कौन है? ये राज्यश्री का हस्बैंड है। तो इसकी हत्या करके अपहरण कर लिया। अपहरण हो गया। अपहरण हो गया तो भैया अब जिम्मेदारी किस पर आएगी? जिम्मेदारी आएगी किस पर? भाई पर ही तो आएगी अपनी बहन की रक्षा करने की। बोलो किस पर आएगी? भाई पर आएगी अपनी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी। हर्षवर्धन छोटा बच्चा है इस समय, ध्यान से देखना। प्रभाकर वर्धन जो था, प्रभाकर वर्धन के समय पर हूणों ने आक्रमण किया, जिसका दमन करने के लिए राज्यवर्धन को भेजा। तो हूणों का दमन किस, आपको यहां ये बात याद रख लेनी है, हूणों का जैसे आक्रमण हुआ आपका किसके समय पर? स्कंदगुप्त के समय पर। ऐसे ही एक आक्रमण हुआ था थानेश्वर वंश के समय। तो जो थानेश्वर वर्धन वंश था, तो उसको दबाने के लिए कौन गया था? राज्यवर्धन। कुरंगक दूत से हर्षवर्धन ने अपने पिता प्रभाकर वर्धन एवं माता यशोमती, यानी हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती और हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन, सती की मृत्यु की खबर सुनकर अपने राज्य में आते हैं, ठीक है। किसके राज्य में आते हैं? कुरंगक दूत से हर्षवर्धन ने अपने पिता प्रभाकर वर्धन व माता यशोमती की मृत्यु की खबर सुनकर अपने राज्य में आते हैं। ये क्या बात हुई? यानी कि प्रभाकर वर्धन की तो मौत हो गई, इनके पिता वो एक्सपायर हो गए बीमारी के चलते हुए, और इनकी जो माता थी यशोमती, वो क्या हो गई? सती हो गई। क्या हो गई? वो सती हो गई। और जो हर्षवर्धन उस समय आपका अध्ययन के कार्य के लिए गए हुए थे, कुरंगक दूत ने जाकर के उनको बताया कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, और सती प्रथा तब थी। तो बोले आपकी माताजी सती हो गई हैं। ये खबर सुनते हैं,
इसी समय बड़े संकट का समय, बहन का अपहरण हो चुका है, पिताजी की मौत हो चुकी है, माता सती हो चुकी हैं। तो राज्यवर्धन जो था, इसने अपनी बहन से बदला लेने के लिए देवगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या की। तो समझ रहे हैं, राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की। इसके बारे में इतिहास में दो प्रमाण हैं। लोग कहते हैं कि हत्या नहीं हुई, देवगुप्त भाग गया, और कुछ कहते हैं देवगुप्त इसमें मारा गया, देवगुप्त इसमें मारा गया। शशांक ने, अब यहां पर तो राज्यवर्धन जीता और देवगुप्त की हार, इतना समझे। लेकिन ये जो शशांक था बंगाल वाला, इसने राज्यवर्धन की हत्या की। तो भाई भी क्या हो गए, एक्सपायर हो गए। ठीक है, बोलेंगे भाई, भैया जी आप सत श्री अकाल का जवाब नहीं देते। रंजीत सिंह कह रहे हैं, मेरे दोस्त सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ऐसा नहीं है बच्चा, आपके कमेंट दिख नहीं पाते हैं। मैं तो सबका बहुत सम्मान करता हूँ, सबका, ध्यान से आएंगे। तो ये वो सेनेरियो है, आप लोग एक बार आंख बंद करें, क्या हुआ हर्षवर्धन के साथ में, कि बड़ा भाई बहन का बदला लेने के लिए मारा गया, पिता की मौत हो गई, माता सती हो गई, और हर्षवर्धन की उम्र है इस समय 16 वर्ष। ठीक है, क्या बोलेंगे, हर्षवर्धन की उम्र है इस समय 16 वर्ष, और 16 वर्ष यानी 590 में इनका जन्म हुआ। अब हर्षवर्धन बिल्कुल नहीं चाहता था ऐसे सेनेरियो में वो गद्दी पर आए, लेकिन हर्षवर्धन ने अपने नजदीकी लोगों के कहने के बाद में, गद्दी पर बैठने को हर्षवर्धन तैयार हो गया। सोचो कैसी स्थिति रही होगी। बहन को ढूंढना है, उसका अपहरण हो चुका है, भाई का बदला लेना है, राज्य छिन चुका है उसकी बहन का, वो उसको सम्मान दिलाना है। पत्नी का नाम दुर्गावती है हर्षवर्धन की। ठीक है, वाइफ का नाम क्या है, वो प्यारे बच्चे दुर्गावती है। टू मच थैंक यू। शशांक और देवगुप्त दोनों आपस में कौन है, ये दोस्त थे, फ्रेंड है। जब भाई दोस्त, बोलते नहीं है दुश्मन दुश्मन हो गए, दोनों के एक उद्देश्य हो गए, तो दोनों एक हो गए। गद्दी पर कब बैठा, 590 में जन्म, 606 एडी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब यहां पर इंपोर्टेंट चीजें आएंगी कुछ। गॉड नरेश शशांक को पराजित कर दिया। क्या कर दिया, क्योंकि भाई सबसे पहले तो बहन को छुड़ाना था, तो गॉड नरेश शशांक को किसने पराजित किया, ये हर्षवर्धन ने भाई का बदला लिया। ठीक है, और दिवाकर मित्र बौद्ध भिक्षु की मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को खोजा। समझ रहे हैं आप। और दिवाकर मित्र एक बौद्ध भिक्षु ने बताया कि हर्षवर्धन तुम्हारी जो बहन है वो अभी सती होने के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मेरे पति गृहवर्मन की हत्या हो चुकी है, तो वो जा रही थी सती होने जंगल में। तो उस समय कहते हैं कि राजा हर्षवर्धन पहुंचे, अपनी बहन को वापस लेकर के आए ससम्मान, बोले नहीं बहन तुमको ये नहीं करना है। ठीक है, ये तुमको नहीं करना है, तुमको अभी अपना राज्य है, जनता है, वो सब संभालने होंगे। कहते हैं अपनी बहन को, इतिहासकार कहते हैं अपनी बहन को भी इन्होंने अपने साथ ही गद्दी पर बिठा करके रखा। ठीक है, अब बात करेंगे, हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। क्या कहते हैं, हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। भैया आज भाभी का असली नाम बता दो, देख लो, बताओगे तो नहीं किसी को, फिर बताऊंगा मैं असली नाम। चलो, सर कुंडली जागरण क्या होता है, बड़ी अजीब प्रश्न आपने पूछा है दोस्त, ये तो इसमें बहुत सारे ऋषि मुनि लगे हुए हैं। कुंडली जागरण का मतलब होता है कि आपकी कुंडली जागृत होगी तो आपको ये सारा सिनेरियो खुद समझ में आ जाएगा। ये ब्रह्मांड क्या है, इसकी संरचना क्या है, इस व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, मेरे में क्या चल रहा है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दुनिया के तत्वों का सार क्या है, ये कुंडली जागरण है। इसमें बहुत महापुरुष लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें विक्षिप्त हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। कह रहे भैया नहीं बताएंगे, चलो भी बताएंगे 5 मिनट, क्लास पहले करते हैं यहाँ तक की खत्म। इनकी राजधानी क्या थी, कन्नौज। तो समझ रहे हैं कहां से आए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। थानेश्वर से अपनी राजधानी हर्षवर्धन ने कहाँ बनाई थी, तो कहाँ बनाई थी, अब ये बहन के यहाँ आ गए, वो साम्राज्य सुरक्षित किया, तो कन्नौज को कौन देख रहे हैं इस समय, हर्षवर्धन देख रहे हैं। तो राजधानी बनाई कन्नौज में। हर्षवर्धन ने, यहां पर देखना प्यारे बच्चे, पकुल केसिन नहीं पुलकेशिन,
क्या बोलोगे? हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने हराया नर्मदा नदी के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा, नर्मदा नदी यानी रिवर, नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में। इस बात को भैया थोड़ा सा बताएं। दरअसल में देखो, हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर भारत में था। उत्तर भारत से हर्षवर्धन ने सोचा कि क्यों ना दक्षिण भारत की तरफ चला जाए, लेकिन नर्मदा नदी के यहाँ पर चालुक्य, चालुक्य वंश मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पर एक बड़े अच्छे शासक हुए हैं पुलकेशिन। पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को यहीं पर रोक दिया था। पुलकेशिन बहुत वीर शासक थे, और यहाँ हर्षवर्धन सिर्फ उत्तर भारत तक रह गए, दक्षिण जा ही नहीं पाए। तो हर्षवर्धन की दक्षिण यात्रा को किसने रोक दिया? दक्षिण जो विजय यात्रा थी वो किसने रोक दिया? तो किसने रोक दिया? पुलकेशिन ने। और पुलकेशिन एक चालुक्य वंश के शासक हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां तक कि आज की आपकी क्लास है, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, बाकी मैं हर्षवर्धन के समय पर क्या हुआ वो सारी चीजें बताऊंगा। अब मैं थोड़ी देर तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। अनूप पटेल कह रहे सर आप बहुत महान हैं, आप इतने अच्छे कैसे हो? तुम लोगों ने अच्छा बनाया भैया। तुम लोग ही सब कुछ बना सकते हो सबको, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। आप लोग आशा रखते हैं, मैं आपसे आशा रखता हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि भाई ज़्यादा अच्छा क्यों हूँ, मतलब कि मैं आपसे गुस्से में बात नहीं करता हूँ या इस तरह से। तो मुझे लगता है कि वो जो चंद बच्चे हैं, बच्चा बेकार थोड़ी है यार कोई। सारे बच्चे हमारे पास पढ़ने आए हैं तो किसी उम्मीद से आए हैं, तो बेकार तो कोई बच्चा नहीं है। लेकिन कई बार जब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बच्चा समझने का प्रयास नहीं करता, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। हम भी समझते हैं कि ये बच्चा हमारे भरोसे आया है और परेशान होगा, लेकिन जब बच्चा जिन चीज़ों को हम सिखाते हैं बहुत आसान, और वो मेहनत नहीं करता, तब दुख होता है कि यार ये इतनी आसान चीज़ है जो दुनिया में कोई भी समझ सकता है, ये क्यों नहीं समझ रहा है? तो इसका मतलब वो बच्चा समझ नहीं चाहता, तो वो चीज़ें हमको परेशान करती। बाकी तो अच्छे होने का तो ये है कि आप सब लोग इतने सारे बच्चे प्यार करते हैं, और वो दुनिया में प्यारे बच्चे कहते हैं ना, कि बहुत लोग तरसते हैं कि हमको ये प्यार मिले। और मेरे जीवन में मुझे लगता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मुझे प्यार चाहिए बहुत सारा। ऐसा नहीं बोलता कि छोटे से में जब हमारी थोड़ी समझ भी विकसित नहीं थी, ऐसा लगता था कि भौकाल होना चाहिए अपना, लोग अपने को जानने चाहिए। तो अपना थॉट प्रोसेस था ये। जब विकसित भी नहीं थे, फिर थोड़े थोड़े बड़े हुए, लोग जानना ठीक है, लेकिन जानने के साथ में लोग हमको अच्छे के रूप में जाने, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा व्यक्तित्व अच्छा है। तो फिर हमने व्यक्तित्व अच्छा बनाने पर काम किया, कि व्यक्तित्व क्या सच में अच्छा होगा, हम बता दें आपको अच्छा है लेकिन मैं सच में अच्छा नहीं हूँ, तभी तो हो सकता है। तो मैं सच में अच्छा हूँ और आपको भी अच्छा लगे, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो सिर्फ काम करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, आप भी हो जाएंगे। ठीक है जी। तो टू मच थैंक यू प्यारे बच्चे, आज की क्लास में इतना ही है ना। अपना ख्याल रखिए। बहुत सारा बोल रहे भैया जी दावत कहाँ है? दावत यहीं होगी भैया, छत पे स्टूडियो के पे आप आ सकते हैं। भैया भाभी की फोटो कब तक छिपाओगे? शादी में तो दिखेगा, तो शादी में दिखा देंगे, ठीक है। वेरी गुड। भाभी का असली नाम बता दो, असली नाम रख लो, नोट कर लो। लिख के बताऊं या बोल के बताऊं? असली नाम है सिद्धि। तुम्हें ही बताया मैंने, आज तक किसी को बताया नहीं मैंने, इधर उधर उल्टे सीधे नाम बताए हैं सबको। किसी को गोल्डी बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, किसी को रूपा बता दिया। भैया इस बात को याद रखो, असली नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, असली नाम सिद्धि है, ठीक है। और लीक नहीं करना है बहुत, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे, आज जो आपकी क्लास है ना जीएस की, जो 3 बजे होती है, वो प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, ठीक है। आज का दिन मैं आपसे इसके लिए उधार मांगता हूँ, ठीक है। आज का दिन इसके लिए मैं उधार मांगता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं फिर गाँव जाऊँगा, मम्मी बुला रही है तो गाँव जाना पड़ेगा, है ना। और मैं गया भी नहीं हूँ बहुत दिन से। तो अपना ख्याल रखो, तो ये बात आप नोट कर लेना, इसके लिए शोर नहीं बचाना कोई भी। और शाम की क्लास मैं आपको कल बता ही चुका, हिंदी की नहीं होगी क्योंकि मैं गांव जाऊंगा आज शाम को, ओके। तो अपना ख्याल रखो बहुत सारा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।